Hello guys, how are you all? In today's video, we are going to discuss about animal tissue. Okay. So first of all, animal tissue is divided into four basic categories. ठीक है? Uh, First one is epithelial. Second one is connective. Third one muscular, and the fourth one is nervous tissue. Epithelial tissue is further divided into simple epithelial tissue and complex epithelial tissue. Simple epithelial tissue again divided into squamous epithelial tissue, cuboidal, cuboidal epithelial tissue, and columnar epithelial tissue. Okay. Now next, connective tissue. Connective tissue is divided into three categories. Connective tissue proper. Second one is skeletal tissue, and the third one is fluid connective tissue. Next, muscular tissue. Muscular tissue is divided into voluntary tissue, involuntary, एंड कार्डियक मसल. ठीक है. तो ये ब्रॉड कैटेगरीज जो चार ब्रॉड कैटेगरीज है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं. एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होगा? ये हमारे बॉडी का जो सरफेस है उसको लाइन, जो आपको टिश्यू कर रही है, लाइन कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं. The epithelial tissue cover the surface and line tubes. तो सरफेस को ये कवर करती है. ठीक है. तो जो ट्यूब्स हैं, कैविटीज हैं, उनको भी ये लाइन करेगी. और इसका काम क्या है? इसका जो बेसिक जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोटेक्शन करना है. तो ये कवर करता है और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है एनिमल बॉडी में. ठीक है. इट इज कॉमनली कॉल्ड कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू. इसको हम कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका काम ही है कवर करना और ऑर्गन को क्या करना? प्रोटेक्ट करना. अब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर बात कर लें तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं. इनमें स्मॉल अमाउंट में कनेक्टिंग मटेरियल होता है और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है. Epithelial tissue is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. यानी एपिथेलियल टिश्यू जो है वो इसके अंडरलाइंग टिश्यू से कैसे सेपरेट होते हैं? यहाँ पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है. इनके बीच में क्या पाया जाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है. और एपिथेलियल टिश्यू में वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. यानी इनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है. ठीक है. तो ये फीचर है एपिथेलियल टिश्यू के. पहला है सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और कॉन्टिन्यूअस शीट बनाते हैं. इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है. एपिथेलियल सेल और उसके अंडरलाइंग टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और उसके अंडरलाइंग टिश्यू के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है और इनमें ब्लड वेसल्स क्या होता है? एब्सेंट होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड वेसल्स नहीं होता है. अब स्पेस और फंक्शन के बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में, और दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू में. अगेन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया गया है स्क्वैमस एपिथेलियम में, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में और कॉलमनर एपिथेलियम में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की. स्क्वैमस एपिथेलियम में सेल्स जो होते हैं वो थिन होते हैं. ठीक है. और ये डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं. तो ये कहाँ पर पाए जाएंगे? स्क्वैमस एपिथेलियम के जो टिश्यू है वो लाइनिंग ऑफ ओएसोफेगस में लाइन करेगी ओएसोफेगस को. ठीक है. माउथ माउथ की लाइनिंग में पाए जाएंगे. ब्लड वेसल्स में पाए जाएंगे. एल्वलाई ऑफ लंग्स की लाइनिंग में पाए जाएंगे. और नेफ्रॉन, बोमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन की लाइनिंग में पाए जाएंगे.
तो ये जो उस इन सबको लाइन किए होंगे, जो टिश्यू लाइन की होगी इनको, उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वैमस एपिथेलियम कहेंगे। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ के सेल जो होते हैं वो आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा, क्यूब शेप्ड के सेल होंगे। सेल कैसे होंगे? क्यूब शेप्ड के होंगे, ठीक है। और ये कहाँ पर पाए जाएंगे? ये लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल एंड डक्ट ऑफ स्लेवरी ग्लैंड। लोकेशन याद करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में लोकेशन ही पूछ लेता है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम का लोकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा कि इसका लोकेशन क्या है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का लोकेशन क्या है? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल एंड डक्ट ऑफ स्लेवरी ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम में जो आपको सेल्स दिखेंगे वो कैसे होंगे? कॉलम शेप्ड के होंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको कॉलम शेप्ड सेल दिख रहे हैं ना, टॉल सेल्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये कहाँ पर पाए जाएंगे? लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ। इंटेस्टाइन का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन का काम है ना, वहां पर एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी काम क्या होगा? एब्जॉर्प्शन का भी काम होगा और सिक्रीशन का भी काम होगा। और यहाँ के सेल्स जो होते हैं कॉलमनर एपिथेलियम के, वो मॉडिफाइड होते हैं। इनमें कुछ मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो मॉडिफाई करके ये क्या फॉर्म करते हैं? कुछ कॉलमनर सेल जो है वो सीलिएटेड एपिथेलियम फॉर्म कर लेंगे, कुछ ग्लैंडुलर एपिथेलियम फॉर्म करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सेंसरी एपिथेलियम फॉर्म करते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम नाम से ही क्लियर है, सीलिया टर्म है, ठीक है। तो सीलिया का काम क्या होता है? सेल्स हैव सीलिया, यहाँ से सेल्स में सीलिया होगा फ्री एंड पे, जो कि हेल्प करेगा पार्टिकल के मूवमेंट में। किसमें हेल्प करेगा? मूवमेंट ऑफ पार्ट स्मॉल पार्टिकल्स। कहाँ पर पाया जाएगा? अब सीलिया पाया जा रहा है, यानी यहाँ पर ये इसका लोकेशन वहीं पर होगा जहां पर किसी चीज का मूवमेंट कराना होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर पाया जा रहा है? ये लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब की लाइनिंग में पाया जा रहा है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग में पाया जाएगा, सीलेटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो यहाँ कॉलमनर एपिथेलियम के सेल जो होते हैं वो मॉडिफाइड होके क्या फॉर्म करते हैं? ग्लैंड फॉर्म करते हैं। सेंसरी एपिथेलियम में सेल मॉडिफाई टू फॉर्म सेंसरी सेल्स, रॉड सेल एंड कोन सेल, टेस्ट बड। यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और सेंसरी सेल की तरह काम करते हैं। तो सेंसरी सेल का काम क्या होगा? सेंस करना, किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करना। रॉड एंड कोन सेल्स मॉडिफाई होकर क्या फॉर्म करते हैं? रॉड एंड कोन सेल्स फॉर्म करते हैं। टेस्ट बड फॉर्म करेंगे। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ये क्या होता है? ये ईयर में पाए जाते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, क्योंकि जो आपका वेव है, साउंड वेव, उसको क्या करता है? उसको सेंस करता है। ओके। तो सिंपल एपिथेलियम में हमने क्या पढ़ लिया? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में हमने पढ़ लिया स्क्वैमस एपिथेलियल, पढ़ लिया क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टर्म यूज हो रहा है ना, यानी यहाँ पर सेल जो है वो सिंगल लेयर में ना पाकर बहुत सारी लेयर्स पाए जाएंगे सेल की, इसलिए कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू कहा गया है। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्किन एपिथेलियल टिश्यू आर अरेंज इन मैनी लेयर। स्किन की जो एपिथेलियल टिश्यू है वो बहुत सारे लेयर में अरेंज होती है। किस लिए? कि टू प्रिवेंट वेयर एंड टियर, कि हमें जल्दी चोट ना लगे, खरोच ना लगे, ठीक है। इस इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है वो सिंगल लेयर में ना होकर यहाँ की सेल जो होती है वो बहुत सारी लेयर में कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, ठीक है। सिंस दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ अ लेयर द एपिथेलियम इज कॉल्ड, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पहले हमने पढ़ लिया एपिथेलियल टिश्यू, पढ़ लिया एनिमल टिश्यू में जो चार ब्रॉड कैटेगरी थी एपिथेलियल टिश्यू की, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? ये इसका काम है कि ये बहुत सारे जो हमारे बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं ना, उनको कनेक्ट करने का काम है। उनको क्या करता है? कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करेगा?
अब हमारे बॉडी में बोन्स पाए जा रहे हैं, मसल्स पाए जा रहे हैं, टिश्यू पाए जा रहे हैं, ठीक है? तो ये कनेक्ट करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, टिश्यूज को बाइंड करता है, ठीक है? और बहुत सारे जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, वेरियस पार्ट्स जो है हमारे बॉडी को, उनको भी सपोर्ट करता है। तो इसका काम क्या है? कनेक्शन का काम है, इसीलिए एक नाम दिया गया है कनेक्टिव टिश्यू। अब फिशर की हम अगर बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो लिविंग होंगे, लूजली स्पेस्ड होंगे और एम्बेडेड होंगे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स जो होगा वो जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है, उसके बेसिस पे वहां का जो मैट्रिक्स है वो डिफरेंशिएट करेगा। जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। ओके, अब हम कनेक्टिव टिश्यू को फिर डिवाइड किया गया है, तो हम उसको दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, सॉरी तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू, उसके बाद है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसका काम क्या है? ये पैकिंग टिश्यू है। क्या है ये? पैकिंग टिश्यू है। फिर इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एरियोलर टिश्यू जिसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, फाइब्रस टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू एरियोलर टिश्यू रिलेटेड है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। फाइब्रस टिश्यू को दो कैटेगरी में फिर डिवाइड किया गया है, यहाँ पर टेंडन्स होगा और लिगामेंट्स होगा। टेंडन क्या करता है? ये कनेक्ट करता है, तो टेंडन कनेक्ट करता है मसल्स को स्केलेटल टिश्यू से, और स्केलेटल टिश्यू आपका क्या है? वो कार्टिलेज एंड बोन है। यानी टेंडन जो है वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करेगा। और लिगामेंट क्या है? लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। एडिपोज टिश्यू कहाँ पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू जो है हमारे स्किन के नीचे जो टिश्यू पाया जाता है, बिलो द स्किन, वो क्या है? वो एडिपोज टिश्यू है। और इसका काम क्या है? फैट का स्टोरेज करना। क्या काम है? फैट का स्टोरेज करना इसका काम है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हमने तीन पढ़ा, एरियोलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब स्केलेटल टिश्यू की बात कर ले तो स्केलेटल टिश्यू में आपका कार्टिलेज एंड बोन आएगा। कार्टिलेज सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हमारे बॉडी पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब कहाँ पर पाया जाएगा? ये जैसे कि आपका ये वो नोज टिप है, वहां पर पाया जाएगा। जो आपका ईयर पिन्ना है, ऊपर का पार्ट, वहां पर पाया जाएगा। ट्रैकिया में, लैरिंग्स में, यहाँ सब आपका कार्टिलेज पाया जा रहा है। ठीक है, बोन जो है वो बोन क्या है? बोन स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। कार्टिलेज तो आपका फ्लेक्सिबल था, लेकिन बोन कैसा है? नॉन फ्लेक्सिबल है। फास्फोरस और कैल्शियम की प्रेजेंस की वजह से ये क्या है? ये हार्ड है। कैसा है? हार्ड है। तो बोन, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे बोन स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। ठीक है, और कैल्शियम एंड फास्फोरस की वजह से ये क्या है? हार्ड है। नेक्स्ट हम बात करें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में दो चीजें आती हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड, ब्लड में हम बात करें तो ब्लड में आप जब ब्लड को कैटेगराइज करोगे तो उसमें भी आपको दो कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। ठीक है, एक आपका जो होगा वो मैट्रिक्स होगा, ठीक है, और दूसरा उसमें क्या होंगे? सेल्स होंगे। तो जो ब्लड का मैट्रिक्स है उसको हम क्या कहेंगे? ब्लड प्लाज्मा। ओके, और जो सेल्स हैं उनको हम ब्लड कॉर्पसेल्स कहेंगे। फिर हम बात करें अगर ब्लड प्लाज्मा की, तो ब्लड प्लाज्मा में जो है वो आपका 91 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। 7 to 8% प्रोटीन पाए जाएंगे, 0.1% न्यूट्रिएंट होगा उसमें, और
बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाएंगे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट भी पाए जाएंगे, ठीक है। यूरिक एसिड, डिसॉल्व्ड गैसेस, हार्मोन, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का नाम क्या है? हिपेरिन। एंटीकोगुलेंट मतलब जो कि ऐसा सब्सटेंस है जो कि ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है। ओके, तो ब्लड प्लाज्मा में ये सारी चीजें पाई जाती है, जो कि लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड है। अब हम ब्लड कॉर्पसेस की बात करें, जो सेल्स हैं वो 3 तरह के हैं। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो है ब्लड प्लेटलेट्स। ये 3 तरह के सेल्स जो है वो ब्लड में पाए जाते हैं। तो आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और इसका काम क्या है? ये रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का काम क्या है? कि एंटीबॉडीज बनाकर जो भी आपके फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, उनसे ये क्या करता है? फाइट करता है। और ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है? ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ब्लड क्लॉट मतलब जब आपको कहीं चोट लग जाता है तो आप कुछ टाइम बाद देखते हो कि वहां पर क्या हो गया, ब्लड जो है वो ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाकर वहां पर ब्लड को रोक फ्लो ब्लड के फ्लो को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। ओके, यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया हुआ है टेंडन एंड लिगामेंट के बीच में। तो टेंडन क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल होता है, और लिगामेंट क्या होता है? इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल होता है। टेंडन मसल्स टू बोन को जोड़ता है, ठीक है, और लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन को जोड़ता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्म होता है, और लिगामेंट जो है वो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का फॉर्म होता है। ये ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें लिम्फ की, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में भी 2 पार्ट थे, ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ क्या है? लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है हैविंग प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी। तो कलरलेस फ्लूइड जिसमें प्लाज्मा, सिर्फ प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी होता है, ऐसे कलरलेस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं, ठीक है। लिम्फ कहाँ से निकलता है? ब्लड कैपिलरी से निकलता है और ब्लड टिश्यू में जाता है, ठीक है, और उसके बाद फ्लो होता है लिम्फ वेसल में। लिम्फ का फंक्शन क्या है? ये एक्सचेंज, मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करता है टिश्यू एंड ब्लड के बीच में, और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं बोन एंड कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस की। तो बोन कैसा है? मैंने आपको पहले ही बताया, बोन हार्ड और नॉन फ्लेक्सिबल होता है, और कार्टिलेज कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। बोन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। हाँ, बोन में कैविटी पाई जाती है, और कार्टिलेज में कैविटी क्या होती है? एब्सेंट होती है। बोन आपका कैसा होता है? पोरस होता है, और कार्टिलेज कैसा होगा? नॉन पोरस होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखने हैं बोन एंड कार्टिलेज के बीच में। दूसरा जो डिफरेंस हमें पढ़ना है वो ब्लड एंड लिम्फ के बीच में पढ़ना है। तो ब्लड मैंने आपको बताया, ब्लड क्या होता है? रेड होता है कलर में। आपसे अगर कोई पूछे कि ब्लड रेड कैसे होते हैं कलर में, तो आप कहोगे ये रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन कैसा पिगमेंट है? ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ओके। तो आप कहोगे ब्लड इज रेड इन कलर एंड लिम्फ इज व्हाइट इन कलर। ब्लड फ्लो कहाँ पर होता है? ब्लड वेसल्स में फ्लो होगा, लेकिन लिम्फ कहाँ फ्लो होगा? लिम्फ वेसल्स में लिम्फ फ्लो होगा। ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होता है, लेकिन लिम्फ में आरबीसी क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसी जगह पे यहाँ पर लिम्फ में क्या पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, ठीक है। अ, तो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। तो मस्कुलर टिश्यू जो है वो इलोंगेटेड सेल से
मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, मसल्स फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, मसल्स फाइबर। ये टिश्यू जो है वो, इसका काम क्या होगा, इसका जो काम है वो है मूवमेंट कराना। ठीक है, बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट कराना और लोकोमोशन करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। मसल्स में स्पेशल प्रोटीन पाए जाते हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मसल्स फाइबर के स्ट्रक्चर के बेसिस पे मस्कुलर टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में। स्ट्रेटेड, जिसको हम स्ट्राइप, वॉलंटरी, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ये पहला है। दूसरा है आपका इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू, जिसको हम स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। और तीसरा है हमारा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रेटेड इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी है मस्कुलर टिश्यू की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटेड, स्ट्राइप, वॉलंटरी, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू की। they are called skeletal muscular tissue because they are mostly attached to the bone. इनको हम skeletal muscular tissue क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किससे अटैच होते हैं, बोन से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं, बोन से अटैच होते हैं, इसलिए इनको हम स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्योंकि स्केलेटल में हमने क्या पढ़ा था, बोन एंड कार्टिलेज पढ़ा था, यानी ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये किससे अटैच है, बोन से अटैच है। स्ट्रेटेड टर्म कैसे यूज किया गया, स्ट्रेटेड टर्म इसलिए यूज किया गया क्योंकि इनमें आप जब देखोगे तो आपको बैंड्स दिखेंगे, लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखेंगे, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होंगे और मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, सॉरी, मल्टी न्यूक्लियर होंगे। यहाँ पर आप देखना बहुत सारी न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं आपको, मल्टी न्यूक्लियट है। और एक टर्म आपने यूज किया है वॉलंटरी, यानी इसका जो मूवमेंट होगा वो वॉलंटरी मूवमेंट होगा। वॉलंटरी मतलब जो आपकी इच्छा अनुसार हो, आपका कंट्रोल हो जिसपे। ठीक है, तो ये मसल जो है वॉलंटरी मूवमेंट कराने में हेल्प करेंगे। क्योंकि ये बोन से अटैच होते हैं इसलिए इसको हम स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इसमें आप लाइट और डार्क बैंड देखोगे इसलिए इसको स्ट्राइप और स्ट्रेटेड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवॉलंटरी मसल्स की। इनवॉलंटरी मसल्स आप शेप देख लो ना, ये किस शेप में है, ये इस तरह का जो शेप होता है इसको हम स्पिंडल शेप कहते हैं। तो यहाँ के जो आपको सेल दिख रहे हैं वो कैसे हैं, स्पिंडल शेप के सेल हैं। और हर सेल जो है उसमें एक ही न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, यानी क्या होगा, यूनी न्यूक्लिएट होंगे। कैसे होंगे, यूनी न्यूक्लिएट होंगे। तो यहाँ पर टर्म इनवॉलंटरी यूज हुआ है, यानी इनवॉलंटरी मीन्स कि वो आपके विल के अकॉर्डिंग नहीं मूव कर रहा है। ठीक है, तो मूवमेंट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल। दे आर कॉल्ड स्मूथ मस्कुलर टिश्यू बिकॉज रिमेन अटैच विथ स्मूथ ऑर्गन्स के साथ ही अटैच रहते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। यानी ये जो मस्कुलर टिश्यू है वो स्मूथ ऑर्गन के साथ अटैच होते हैं। अनस्ट्रेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिएशन आपको नहीं मिलते हैं देखने को। सेल्स आपके पॉइंटेड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड्स होते हैं सेल्स में, और यूनी न्यूक्लिएट होते हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, ये कहाँ पर पाए जाएंगे, ये एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाएंगे, ब्लड वेसल्स में पाए जाएंगे, आइरिस ऑफ आई, यूट्रस एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग। ये लोकेशन है इनवॉलंटरी मसल्स टिश्यू का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक मस्कुलर टिश्यू की। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ये जो टिश्यू होंगे वो कहाँ पर पाए जाएंगे, ये जो है वो हार्ट, हार्ट की वॉल में पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कार्डियक टर्म का यूज हुआ है यहाँ पर। स्ट्रेटेड इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिएशन, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है डार्क एंड लाइट बैंड। ठीक है, एंड मूवमेंट जो है, यहाँ का भी मूवमेंट जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। यानी हार्ट जो है वो, ये मसल जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं जिससे कि ब्लड
पंप होता है हार्ट से, ठीक है। और ये भी इनवॉलेंट्री, यानी आपकी इच्छा अनुसार कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं होते हैं, बल्कि ये अपने अपने आप से ये कंट्रोल होते हैं। इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए इनवॉलेंट्री स्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू टर्म दिया गया है। और यहाँ के जो ये जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है ना, वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। और यहाँ के सेल्स जो है वो कभी टायर्ड नहीं होते, थकते नहीं है कभी, ठीक है। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल सेल्स होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ब्रांचिंग भी देख रहे हो, तो ये ब्रांच्ड भी होते हैं। और ब्रांच होने के साथ साथ यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। आप देख रहे हो ना, हर सेल में एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है। तो यहाँ के सेल आपको कैसे हैं दिख रहे हैं, सिलेंड्रिकल दिख रहे हैं, ब्रांच्ड दिख रहे हैं, और कैसे दिख रहे हैं, यूनी न्यूक्लिएट दिख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका नर्वस टिश्यू का। क्या है, नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू, तो यहाँ पर टिश्यू आपको पहले ही मैंने बताया कि टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर जो सेल्स होंगे उनको हम नर्व सेल्स कहते हैं, ठीक है। और नर्व सेल्स का ही दूसरा नाम क्या है, न्यूरॉन है। क्या नाम है, न्यूरॉन। जो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है ना, ये नर्व सेल का डायग्राम है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये आपको जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इसकी सेल बॉडी है। सेल बॉडी में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट किया गया है, न्यूक्लियस दिख रहा है। और यहाँ पर जो आपको ऐसे ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो सेल बॉडी, फिर आपको यहाँ पर एक टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको क्या नाम दिया गया, एक्सॉन नाम दिया गया है। और एक्सॉन जो है वो एंड होता है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये एक नर्व सेल का डायग्राम है। तो nerve cells highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus. ये सेल्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, जब कोई भी बाहर से आपको स्टिमुलस मिलता है तो ये एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, ये स्टिमुलस को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में हमारे बॉडी में, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो इन्हीं सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये सेल जब मिलते हैं तो नर्वस टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्वस टिश्यू से ही बना हुआ है। न्यूरॉन, एक न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो इसमें साइटोन पाया जा रहा है। साइटोन को हम क्या कह रहे हैं, सेल बॉडी कह रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। फिर यहाँ से डेंड्राइट्स आपको दिख रहा है, और फिर जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक्सॉन है, ठीक। साइटोन, साइटोन में क्या होता है, साइटोन के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस का काम क्या है, एक्टिविटी, उस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना। और यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो, उसी से आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर एराइज होते हुए दिख रहे हैं ना, ये क्या है, डेंड्राइट्स है। अब हम बात करें डेंड्राइट्स की, द शॉर्ट ब्रांचेस फाइबर ऑफ न्यूरॉन विच रिसीव नर्व इम्पल्स, जो कि नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है, साइटोन से निकला हुआ ब्रांच स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है। फिर एक्सॉन क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट, जो कि इम्पल्स को, जो नर्व इम्पल्स आ रहा है उसको ट्रांसमिट करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से ये दूर लेकर जाता है। यहाँ पर इसी से अब दूसरा जो है वो आपका नर्व सेल जुड़ा होगा। तो ये आपका जो नर्व एंडिंग है वो इम्पल्स पहुंचाएगा दूसरे नर्व सेल के सेल बॉडी को, डेंड्राइट्स को, ओके। फंक्शन क्या है नर्व सेल का, ये बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और ये बहुत सारे वेरियस बॉडी पार्ट्स जो हमारे बॉडी में पाए जा रहे हैं उनकी एक्टिविटी को भी क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उनके फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। डेंड्राइट कैरी नर्व इम्पल्स टुवर्ड द साइटोन, वेयर एज एक्सॉन, डेंड्राइट क्या है, वो नर्व इम्पल्स को साइटोन की तरफ लेकर आता है। और जो आपका ये एक्सॉन है वो क्या है, नर्व इम्पल्स को साइटोन से दूर ले जाता है, ले जाने का काम करता है, ठीक है। साइनेप्स क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक और सपोज करो यहाँ पर एक और नर्व सेल आकर जुड़ा इससे, तो इन दोनों के बीच में, यानी एक न्यूरॉन के जो एक्सॉन है,
ठीक है, उसका जो कनेक्शन दूसरे न्यूरॉन के साइटोन से साइटोन के डेंड्राइट से होता है, इस तरह के पेयरिंग को हम क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। It is the junction or region of union of axon of one neuron with the dendrite of another through which nerves impulse, जिससे कि nerve impulse ट्रांसफर होते हैं, इस तरह के पेयरिंग को हम क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ओके, तो नर्व सेल की हम बात करें तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने सेल बॉडी देखा जिसको साइटोन कहा गया है, डेंड्राइट्स देखा, ठीक है, उसके बाद क्या देखा, एक्सॉन देखा। और जब दो नर्व सेल आपस में पेयर करते हैं, उस पेयरिंग को हम क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स में डिफरेंट देख लेते हैं। ये एक्सॉन क्या होता है, सिंगल होता है नंबर में, और डेंड्राइट्स क्या होता है, बहुत सारे होते हैं। आपने देखा ना, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो साइटोन से निकल रहे हैं उन्हीं को हम डेंड्राइट्स कह रहे हैं, तो नंबर में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये लॉन्ग है और ब्रांच हो भी सकते हैं और नहीं भी। और डेंड्राइट्स क्या होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं और बेसिकली ये कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं। एक्सॉन का काम क्या है, ये नर्व इम्पल्स को साइटोन से दूर ले जाने का काम करता है। और डेंड्राइट जो है वो नर्व इम्पल्स को साइटोन की तरफ लाने का काम करता है, टुवर्ड्स द साइटोन। इट कंडक्ट नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स द साइटोन। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इनको आप कभी ना भूलें। ठीक है, नर्व इम्पल्स क्या है, इट इज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल पासिंग थ्रू न्यूरॉन। जो इंफॉर्मेशन या फिर आप कह रहे हो सिग्नल, जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो पास हो रहा है न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है, वो उसी को हम क्या कह रहे हैं, नर्व इम्पल्स कह रहे हैं। ये एक तरह का क्या है, इंफॉर्मेशन है, जो किस फॉर्म में है, केमिकल के फॉर्म में है या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में है, और न्यूरॉन से पास हो रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, नर्व इम्पल्स कह रहे हैं। ठीक है, तो अ, तो ये एनिमल टिश्यू का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।